भ्रष्टाचार मुर्दाबाद, हम न्याय चाहते हैं। सरकार होश में आओ। सोचिए, एक प्राइवेट लाइफ जीने वाली लड़की, और वो भी किसी दूसरे देश की, अचानक से एक दिन आकर देश के सबसे शक्तिशाली नेता बन जाती है। ये सफर आखिर कैसा रहा होगा, चलिए समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो तुरंत दिमाग में आता है वो यही है, इटली की एक आम सी स्टूडेंट इंडिया की सबसे पावरफुल पॉलिटिशियन आखिर बन कैसे गई? ये एक ऐसा विरोधाभास, एक ऐसा बड़ा पैराडॉक्स है जो उनकी पूरी लाइफ स्टोरी को डिफाइन करता है। मेरा मतलब है, एक बिल्कुल अलग इंटरनेशनल बैकग्राउंड से निकलकर इतने बड़े देश की पॉलिटिक्स को लीड करना ये बिल्कुल भी आम बात नहीं है। इसलिए आज हम इस पूरे सफर को स्टेप बाय स्टेप ट्रैक करेंगे। उनके इटली से इंडिया आने से लेकर उनकी शुरुआती हिचकिचाहट, कांग्रेस पार्टी को वापस जिंदा करना, उनकी जीत, उनका त्याग, मेजर वेलफेयर स्कीम्स, उनके कंट्रोवर्सीज और आखिर में एक वरिष्ठ नेता के रूप में उनकी नई भूमिका। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। पहला अध्याय, इटली से भारत का सफर। दिल्ली के पॉलिटिकल हंगामे से बहुत बहुत दूर की एक अलग दुनिया। अब इस स्लाइड पर जरा ध्यान दीजिए, इस बदलाव का स्केल देखिए। 1946 में इटली में एंटोनिया माइनो के रूप में जन्म और वहां से 1968 में शादी करके इंडिया आना। जरा सोचिए, एक युवा लड़की जो शुरू में एक फ्लाइट अटेंडेंट बनना चाहती थी, उसका विवाह भारत के सबसे बड़े और सबसे प्रोमिनेंट पॉलिटिकल परिवार नेहरू गांधी परिवार में हो जाता है। एक प्राइवेट सिटीजन से नेशनल प्रोमिनेंस की तरफ ये उनका पहला और सबसे अनएक्सपेक्टेड कदम था। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट आगे आता है। दूसरा अध्याय, त्रासदी और उनकी राजनीतिक हिचकिचाहट, यानी पॉलिटिक्स से उनकी दूरी। हालांकि उनकी शादी एक पॉलिटिकल फैमिली में हुई थी, लेकिन शुरुआती सालों में वो पब्लिक आई से बिल्कुल दूर रहीं। 1991 में राजीव गांधी की दुखद हत्या के बाद एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया था। पार्टी चाहती थी कि वो आगे आकर लीडरशिप संभालें, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने इन्विटेशंस को स्ट्रिक्टली ठुकरा दिया। वो पब्लिक लाइफ से इतना दूर रहना चाहती थीं कि पार्टी को मजबूरन अपना नेता बाहर ढूंढना पड़ा। अब आते हैं तीसरे अध्याय पर, कांग्रेस पार्टी का पुनरुद्धार। आखिर ऐसे क्या हालात बन गए कि उन्हें अपना फैसला बदलना पड़ा? देखिए, 90s के एंड आते आते हालात पूरी तरह खराब हो चुके थे। 1996 के इलेक्शंस में कांग्रेस को बहुत भारी हार का सामना करना पड़ा। सीनियर लीडर्स नाराज थे, करंट प्रेसिडेंट के खिलाफ विद्रोह हो रहा था और पार्टी लगभग कई गुटों में बिखर चुकी थी। इंडिया की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी कोलैप्स होने की कगार पर थी। और सच कहूं तो यही वो अल्टीमेट टर्निंग पॉइंट था जिसने उन्हें अपनी शांत प्राइवेट लाइफ छोड़कर इस चुनौतीपूर्ण पब्लिक लाइफ में आने के लिए मजबूर कर दिया। और एक बार उन्होंने फैसला किया तो जो हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। सिर्फ 62 दिन, जी हाँ, 1997 में ऑफिशियली एक प्राइमरी मेंबर के रूप में पार्टी ज्वाइन करने के ठीक 62 दिनों के अंदर उन्होंने पार्टी प्रेसिडेंट का पद स्वीकार कर लिया। एक एब्सोल्यूट रिलक्टेंट न्यूकमर से सीधे पार्टी की सबसे बड़ी नेता। ये उनकी लाइफ का एक बेहद ड्रामेटिक और तेजी से भरा शिफ्ट था। लेकिन नेता बनते ही उनके सामने एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी आकर खड़ी हो गई, उनका फॉरेन ओरिजिन। हम यहाँ दोनों साइड्स को बिल्कुल न्यूट्रली देख रहे हैं। एनडीए अलायंस का आर्ग्यूमेंट था कि सिटीजनशिप एक्ट के रेसिप्रोसिटी रूल्स के मुताबिक उन्हें अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। वहीं कांग्रेस और सुप्रीम कोर्ट का पॉइंट ये था कि उन्होंने 1983 में ही अपना इटालियन पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सारे सूट्स डिसमिस कर दिए। ये ओरिजिन डिबेट उनके करियर के सबसे बड़े पॉलिटिकल चैलेंजेस में से एक बन गया। इसके बाद शुरू होता है चौथा अध्याय, जीत और प्राइम मिनिस्टर पद का त्याग। अब ये ओरिजिन वाली कंट्रोवर्सी 2004 के आम चुनावों के दौरान अपने बिल्कुल पीक पर पहुंच चुकी थी। 2004 के चुनाव में दो बिल्कुल अलग आइडियाज आमने सामने थे। एक तरफ एनडीए का कैंपेन था इंडिया शाइनिंग और दूसरी तरफ कांग्रेस ने फोकस किया आम आदमी पर। सोनिया गांधी ने एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक और बोल्ड फैसला लिया। वो पूरे देश के दौरे पर निकल गईं और लोगों से सीधा सवाल पूछा कि इंडिया आखिर किसके लिए शाइन कर रहा है। ये पॉलिटिकल मूव एक रियल गेम चेंजर साबित हुआ और रिजल्ट में उन्हें एक मैसिव अपसेट विक्ट्री मिली। पर इस जीत के तुरंत बाद जो हुआ उसने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। वाइड स्प्रेड एक्सपेक्टेशन थी कि अब वही प्राइम मिनिस्टर बनेंगी, लेकिन उन्होंने इस रोल से साफ इनकार कर दिया।
इसकी जगह उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी यूपीए को लीड करने के लिए आगे किया। सत्ता के इस सबसे ऊंचे पद से इस तरह अचानक पीछे हटना, ये एक ऐसी चीज थी जिसने सबको चौंका दिया। इस फैसले को उनके विरोधियों ने एक पॉलिटिकल स्टंट बताया, लेकिन उनके समर्थकों ने इसे क्या कहा? उन्होंने ठीक इसी फ्रेज का इस्तेमाल किया, त्याग की एक पुरानी भारतीय परंपरा। इस एक कदम ने गवर्नमेंट में एक बिल्कुल नया और यूनिक ड्यूअल पावर स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश कर दिया। आइए अब आगे बढ़ते हैं। 5वां अध्याय, वेलफेयर स्कीम्स और कंट्रोवर्सीज। भले ही वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थीं, पर आने वाले एक दशक पर उनका असर बहुत गहरा होने वाला था। यहाँ इस कॉन्सेप्ट को समझना बिल्कुल क्रूशल है। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल या NAC, ये एक ऐसी एडवाइजरी बॉडी थी जिसकी चेयरपर्सन खुद सोनिया गांधी थीं। यूपीए सरकार के दौरान जितनी भी मेजर राइट्स बेस्ड डेवलपमेंट पॉलिसीज आईं, उनका सीधा श्रेय इस NAC को जाता है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने इंडियन वेलफेयर पॉलिसी को फंडामेंटली शिफ्ट कर दिया था। जरा इन स्कीम्स के इम्पैक्ट पर ध्यान दीजिए। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, फूड सिक्योरिटी बिल और MGNREGA जैसी स्कीम्स ने सच में गवर्नमेंट और वर्किंग क्लास के रिश्ते को रीडिफाइन कर दिया। फूड सिक्योरिटी और एम्प्लॉयमेंट राइट्स के जरिए उन्होंने गरीब और आम जनता की लाइफ पर एक डायरेक्ट इम्पैक्ट डाला। उनकी लेजिस्लेटिव लेगेसी का ये एक एब्सोल्युटली क्रूशल हिस्सा है। पर देखिए, जहां नेतृत्व होता है वहां संकट भी आते हैं। 2006 में नेक की पोजीशन को लेकर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाली कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई, लेकिन उन्होंने इस क्राइसिस को कैसे हैंडल किया? उन्होंने तुरंत लोकसभा से इस्तीफा दे दिया और वापस वोटर्स के पास गई। नतीजा, वो दोबारा एक मैसिव मार्जिन से जीत कर आईं। ये दिखाता है कि उन्होंने इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस का सामना सीधे इलेक्टोरल प्रोसेस के जरिए किया। 206 उनके लगातार नेतृत्व में कांग्रेस लेड यूपीए ने 2009 के चुनावों में 206 सीटें जीती। टू पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, 1991 के बाद से किसी भी एक सिंगल पार्टी के लिए ये सबसे बड़ा स्कोर था। एक ऐसी पार्टी जो पूरी तरह से बिखर रही थी, उसके लिए ये एक ट्रेमेंडस पॉलिटिकल कमबैक था। और अब हम आ गए हैं इस कहानी के आखिरी हिस्से पर। 6वां अध्याय, ट्रांजिशन टू एल्डर स्टेट्सवुमन। चलिए देखते हैं कि हाल के सालों में उनकी पब्लिक लाइफ ने क्या मोड़ लिया है। वक्त के साथ एज और हेल्थ रीजंस की वजह से उन्होंने धीरे धीरे एक्टिव कैंपेनिंग से पीछे हटने का रास्ता चुना। 2014 में इलेक्शन में भारी हार देखना, 2017 में पार्टी प्रेसिडेंट पद छोड़कर नई लीडर्स को जगह देना, फिर क्राइसिस के टाइम 2019 में इंटरिम प्रेसिडेंट बनकर वापस आना, और हाल ही में 2024 में उन्होंने लोअर हाउस को अलविदा कहकर राज्यसभा यानी अपर हाउस में एंट्री ली। ये स्टेप उनका नए लीडर्स को आगे आने देने की स्ट्रैटेजी दिखाता है। पर एक चीज जो उनके सफर में हमेशा कांस्टेंट रही, वो थी इंटेंस पब्लिक स्क्रूटनी। अपने पूरे कार्यकाल में वो पॉलिटिकल और लीगल कंट्रोवर्सीज का सेंटर बनी रहीं, चाहे वो 80s के बोफर्स स्कैंडल के आरोप हों, फॉरेन ओरिजिन वाले इंटेंस प्रोटेस्ट्स हों, या फिर हाल ही में अप्रैल 2025 में नेशनल हेराल्ड केस में हुई ED की चार्जशीट। हम इन तथ्यों को न्यूट्रली समझ रहे हैं, जो बस ये बताते हैं कि उनका सफर आसान नहीं रहा और एक एक्सट्रीम पोलराइजेशन हमेशा बना रहा। 22 साल, उन्होंने पूरे 22 साल तक कांग्रेस प्रेसिडेंट के रूप में काम किया। ये उन्हें भारत की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी की हिस्ट्री में सबसे लंबे समय तक सर्व करने वाली नेता बनाता है। जरा इस आयरनी को देखिए। एक ऐसी इंसान जो शुरू में किसी भी कीमत पर पॉलिटिक्स में आना ही नहीं चाहती थी, उनका सबसे लंबे समय तक लीड करना, क्या ये सच में एक बहुत बड़ा विरोधाभास नहीं है? तो इस एक्सप्लेनर को यहाँ खत्म करते हुए आज हमारे सामने एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल है। आने वाले वक्त में इतिहास उन्हें कैसे याद रखेगा? क्या लोग उनके विशाल लेजिस्लेटिव इम्पैक्ट और वेलफेयर स्कीम्स को ज्यादा अहमियत देंगे, या फिर उनके नेतृत्व के आसपास रहे उस गहरे पॉलिटिकल पोलराइजेशन को? मॉडर्न इंडियन डेमोक्रेसी को ऑब्जर्व करने वालों के लिए ये एक ऐसी बहस है जो आने वाले कई दशकों तक चलती रहेगी। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस अनोखे सफर को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।